हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पनीक्षा भारद्वाज। तो आज के लेक्चर में हम क्लास 9 की एसएसटी के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म, ये इस चैप्टर का 4th वीडियो रहेगा, जिसमें हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशंस इन जावा। इससे पहले हमने बस्तार का पढ़ा था, ठीक है, बस्तार रीजन का पढ़ा था, जिसमें रेबिलियन जो था वो किया गया था फॉरेस्ट के अंदर। अब हम देखेंगे फॉरेस्ट की ट्रांसफॉर्मेशन जो थी वो जावा के अंदर कैसे हुई। जावा एक आइलैंड है जो कि इंडोनेशिया में है। अब क्या है, जावा एक फेमस राइस प्रोड्यूसिंग आइलैंड है इंडोनेशिया का। एक समय पे ये जो जावा था, ये मतलब यहाँ पे बहुत सारे फॉरेस्ट जो थे, मतलब पूरा जावा जो था वो फॉरेस्ट कवर था पूरे फॉरेस्ट से, ठीक है, जंगल ही जंगल था यहाँ पे। कॉलोनियल पावर जो थी इंडोनेशिया की वो डच थी, ठीक है। जैसे इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स आए थे, ठीक है, जो कि इंग्लैंड से थे। यहाँ पे इंडोनेशिया के अंदर जो थे वो रूल करने वाले थे डच, और ये नेदरलैंड से बिलोंग करते थे। एंड एज वी विल सी, हम जो है वो ये देख रहे हैं, देयर वर मैनी सिमिलैरिटीज इन द लॉज फॉर फॉरेस्ट कंट्रोल इन इंडोनेशिया एंड इंडिया। और हम ये चीज़ देख रहे हैं कि बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ जो है, एक समानताएं जो है फॉरेस्ट के लॉज को लेके, ताकि फॉरेस्ट के अंदर जो है वो कटिंग वगैरह ना की जा सके, वो इंडोनेशिया के अंदर और इंडिया के अंदर दोनों जो है वो सेम ही रही। जो जावा है इंडोनेशिया के अंदर, जहाँ पे डच जो था उन्होंने फॉरेस्ट मैनेजमेंट को स्टार्ट किया था। ब्रिटिशर्स की तरह ये भी जो थे ये टिम्बर को चाहते थे। दे वॉन्टेड टिम्बर फ्रॉम जावा टू बिल्ड शिप्स, ठीक है। जैसे ब्रिटिशर्स को टिम्बर चाहिए था और वो उस टिम्बर से क्या करते थे, शिप्स बिल्ड करते थे, रेलवे के स्लीपर ट्रैक्स जो थे वो बिल्ड करते थे। वैसे ही जो डच के लोग थे या डच पीपल जो थे वो भी टिम्बर का यूज़ करते थे, ठीक है, ताकि वो शिप्स को बिल्ड कर सकें। 1600 में जो जावा की पॉपुलेशन थी वो थी 3.4 मिलियन। बहुत सारे विलेजेस जो थे जावा के अंदर, वो फर्टाइल प्लेन्स वहाँ पे, मतलब फर्टाइल जगह थी वहाँ पे। लेकिन बहुत सारी कम्युनिटीज़ जो थी जावा के अंदर जो रहती थी वो माउंटेन्स में रहती थी, और वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को क्या करती थी, प्रैक्टिसाइज करती थी। अब द वुड कटर्स ऑफ जावा, जो लकड़ी काटते थे जावा के अंदर, उनकी हालत कैसी थी या उनकी कंडीशन कैसी थी वो हम देखेंगे। जो कालंग्स थे, ठीक है, ये कम्युनिटी थी जो कि जावा के अंदर थी, और ये जो लोग थे कालंग्स जो थे जावा के, इनकी जो मतलब फॉरेस्ट कट, ये बहुत ही अंदर इनके अंदर टैलेंट था, यानी इनकी लकड़ी को काटने का। एंड शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स होते थे ये, ठीक है, कालंग्स। और 1755 में जावा में एक किंगडम थी मातारम, ठीक है, इनकी डिवीजन होगी, ये दो टुकड़ों में बट गई। 6000 कलंग फैमिलीज जो थी उन्होंने क्या किया, इक्वली डिवाइड बिटवीन टू किंगडम्स। 6000 कलिंग फैमिली जो थी वो आपस में दो किंगडम्स में क्या होने लगी, इक्वली बट गई। विदाउट देयर एक्सपर्टाइज, वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते थे, मैंने बताया ना, कालंग के जो लोग थे वो स्किल्ड थे, उनके अंदर बहुत टैलेंट था फॉरेस्ट कटर्स का और शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स को लेके। और उनकी एक्सपर्टाइज के बिना बहुत मुश्किल हो रहा था टीक को हार्वेस्ट करना, और किंग्स के लिए मतलब उनके पैलेस वगैरह को बिल्ड करना, ठीक है। यानी कि ये बहुत एक्सपर्ट थे, और ये क्या करते टीक, एक वैरायटी है ट्री की, प्लांट की, ठीक है, ट्री की, और उनको हार्वेस्ट करना और किंग्स के लिए, राजाओं के लिए उनके महल खड़े करना, ये इनको बहुत अच्छे से आता था। लेकिन जब ये आपस में डिवाइड हो गई, इन्होंने डिवीजन कर ली, तो उस वजह से बहुत सारी मुश्किलात जो थी वो देखनी पड़ रही थी। जब डच ने अपनी पावर जो थी वो फॉरेस्ट के ऊपर गेन करना शुरू कर लिया 18 सेंचुरी के अंदर, तो उन्होंने कोशिश किया कि वो कलंग्स को अपने अंडर जो है वो क्या करे, काम करवाएं। सो 1770s में क्या हुआ, जो कलंग्स थे उन्होंने डच के अगेंस्ट जो था, डच का जो फोर्ट था, किला था जो आना, वहाँ पे अटैक करना शुरू कर दिया। लेकिन उनके इस रेबिलियन को, इस रिवॉल्ट को जो था वो सप्रेस कर दिया गया डच के लोगों के द्वारा, ठीक है। अब डच साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, मैंने आपको बताया था साइंटिफिक फॉरेस्ट्री एक इस तरह का सिस्टम था जिसमें ओल्ड ट्रीज़ को जो था वो काटा जाता था और न्यू ट्रीज़ को लगाया जाता था, और सारा का सारा कंट्रोल जो था वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स के अंडर होता था, ठीक है। 19th सेंचुरी में क्या हुआ, इट बिकेम इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल टेरिटरी एंड नॉट जस्ट पीपल, द डच इनेक्टेड फॉरेस्ट लॉज इन जावा। 19th सेंचुरी में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि टेरिटरी के ऊपर कंट्रोल बना के रखें, ना कि सिर्फ लोगों के ऊपर, इवन दो जंगलों के लिए भी, जावा के अंदर जो जंगल थे उनके लिए भी लॉज बनाना जो था वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब जो पीपल्स थे उनको मना कर दिया गया, उनके मतलब रिस्ट्रिक्टिंग विलेजर्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि वो फॉरेस्ट की तरफ नहीं जाएंगे, उनके ऊपर पाबंदी वगैरह लगा दी गई। अब वुड जो था, ठीक है, नाउ वुड कुड ओनली बी कट फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस। अब जो लकड़ी काटी जा रही थी जंगलों से वो किसी स्पेशल पर्पसेस के लिए काटी जा रही थी, जैसे रिवर्स के लिए बोट्स बनाना, ठीक है, हाउस जो था कंस्ट्रक्ट करने के लिए, या फिर वो लकड़ी जो थी किसकी सुपरविजन के अंडर, डच के ऑफिशियल्स के सुपरविजन के अंडर जो थी वो लकड़ी काटी जाती थी। विलेजर्स को अगर देखा जाता था कि अगर वो वहाँ लकड़ी काट रहे हैं, या फिर उनके जानवर वहाँ पे ग्रेज कर रहे हैं, या फिर वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वुड को एक जगह से दूसरी जगह पे बिना परमिशन के, या फिर वो फॉरेस्ट के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं,
ठीक है, अपने कार्ट्स वगैरह केटल्स वगैरह को लेकर वहाँ जा रहे हैं, तो उनके अगेंस्ट जो था वो क्या किया जाता था, कार्रवाई की जाती थी और उनको सज़ा सुनाई जाती थी। जैसे कि इंडिया के अंदर हुआ, फॉरेस्ट को जो था वो मैनेज किया जा रहा था ताकि वो वहाँ से क्या कर सके, डच के लोग जो है वो शिप बिल्डिंग मतलब शिप्स को बना सके और रेलवेज़ को बना सके। और ठीक है, न्यू इंट्रोडक्शन जो थी वो करवाएगी फॉरेस्ट सर्विस के अंदर। 1882 में 2,80,000 स्लीपर्स जो थे वो एक्सपोर्ट किए गए थे जावा से। ठीक है, जावा में से 2,80,000 स्लीपर्स जो थे वो दूसरी कंट्री में भेजे गए। हाउएवर ऑल दिस रिक्वायर्ड लेबर टू कट द ट्रीज, ट्रांसपोर्ट द लॉग्स एंड प्रिपेयर द स्लीपर्स। और ये सारा काम जो था वो कौन कर रहा था, लेबर कर रही थी। ठीक है, वहाँ के लोकल लोग कर रहे थे। वो क्या करते थे, पेड़ों को काटते थे, उन लकड़ियों को फिर वो क्या करते थे, ट्रांसपोर्ट करते थे और स्लीपर्स क्या करते थे, प्रिपेयर करते थे। डच जो था उन्होंने क्या किया, सबसे पहले रेंट जो था वो लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, यानी कि जो लेबर जो थे, जो लोकल पीपल जो थे वो उन लैंड के ऊपर रहते थे, उनके ऊपर जिस लैंड पे वो रहते थे, ठीक है, उनके ऊपर उन्होंने कर लगाना शुरू कर दिया, टैक्स लगाना शुरू कर दिया और उनको मना कर दिया कि भाई आप लकड़ी वगैरह यहाँ से नहीं काटोगे। फिर क्या करते थे वो उनको मतलब अब लोग जो थे वो गरीब होते थे, इतना कर नहीं दे सकते थे, इतना टैक्स नहीं दे सकते थे, तो फिर उनको बोला गया कि ठीक है भाई, आप जो है वो हमारे लिए अगर काम करोगे, ठीक है, डच पीपल जो थे वो ये बोलने लगे कि अगर आप हमारे लिए काम करोगे तो हम आपसे टैक्स नहीं वसूल करेंगे। ठीक है, तो फिर वो जो लेबरर्स होते थे उनसे क्या किया जाता था, फ्री का काम करवाया जाता था और उनकी बफेलोज पे जो है मतलब वो लकड़ी काटते थे और देन उनके बाद लकड़ी काटने के बाद उनकी बफेलोज पे टिम्बर को ट्रांसपोर्ट किया जाता था। और इस सिस्टम को जो था वो बोला जाता था ब्लांदोगिनी डाइंस्टन सिस्टम। ठीक है, ब्लांदोंग डाइंस्टन सिस्टम जो था वो बोला जाता था। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। उसके बाद क्या हुआ, रेंट जो था उसको मतलब हटाया नहीं गया। फॉरेस्ट विलेजर्स जो थे उनको छोटे छोटे जो थे मतलब थोड़े थोड़े पैसे दिए जाते थे, लेकिन उनसे काम जो था वो ज़्यादा करवाया जाता था और उनको कल्टीवेट जो था फॉरेस्ट लैंड को नहीं करने दिया जाता था, यानी कि फॉरेस्ट के अंदर उनको खेती बाड़ी जो थी वो नहीं करने दी जाती थी, बाकी उनसे वो काम करवाते थे। ठीक है, टैक्स वगैरह कम कर दिए गए थे और वेजेस भी उनको कम देते थे। सैमिन्स चैलेंज क्या था, ठीक है, सैमिन एक बंदे का नाम है जिसका नाम है, पूरा नाम क्या है, सुरोंतिको सैमिन ऑफ रंदुल बल्तुंग विलेज। एक विलेज था, वहाँ से ये सुरोंतिको सामिन जो थे वो बिलोंग करते थे। 1819 के पास पास ये क्या करते थे, एक टीक फॉरेस्ट विलेज था। ठीक है, जहाँ पे जो ऑनरशिप थी फॉरेस्ट को लेके, उसके लिए क्वेश्चन जो था वो उठने लगा। उन्होंने आर्ग्यू किया कि हवा, पानी, अर्थ, वुड ये हम सब की है, बल्कि इस पे डच लोग जो है वो अधिकार नहीं जमा सकते। ठीक है, तो उन्होंने जो था एक मूवमेंट चलाई जिसमें उन्होंने लोगों को ये बताने की कोशिश की कि भाई सारी चीज़ें जो है हम सब का अधिकार है, ना कि सिर्फ डच पीपल का है। साइमन के सन इन लॉज जो थे उनके द्वारा कुछ ऑर्गेनाइजेशन मूवमेंट चलाई गई थी और उन्होंने क्या किया था, साइमन ने उनके साथ हेल्प किया था। ठीक है, 1907 में क्या हुआ, 3,000 फैमिलीज जो थी उन्होंने इस आइडिया को फॉलो किया। कुछ सैमिनिस्ट जो थे, ठीक है, जो सैमिन के आइडिया को फॉलो कर रहे थे, उन्होंने क्या किया, अपनी लैंड को डच को देने से मना कर दिया और जो भी डच के लोग फॉरेस्ट के ऊपर सर्वे करने आते थे तो उनको रोका गया। ठीक है, उनको टैक्सेस देने से मना कर दिया गया। अब मतलब जो लोकल पीपल्स थे जो सैमिनिस्ट को फॉलो करते थे, उन्होंने डच को मना कर दिया कि भाई हम आपको किसी भी तरह का टैक्स नहीं देंगे, ना ही हम आपको कोई फाइन देंगे और ना ही हम आपके लिए फ्री में काम करेंगे। ठीक है, प्रोटेस्ट वगैरह चलाए गए थे। ये देखिए, ये डच के जो लोग हैं कहाँ कहाँ, सुमात्रा हो गया, जावा हो गया, ये जावा हो गया, सुमात्रा हो गया। ठीक है, ये आपका इंडिया आ गया। तो इधर ये जो है मैप दिखाया गया है, इस मैप में क्या बताया है, बहुत सारे इंडोनेशिया के फॉरेस्ट जो थे वो सुमात्रा के, कालीमंतन और वेस्ट ईरानियन के आइलैंड्स पे क्या थे, लोकेटेड थे, ये बताया हुआ है यहाँ पे। अब वॉर एंड डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, वॉर जो है वो किस तरह से हो रहा था और डिफॉरेस्टेशन किस तरह से की जा रही थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर जो था उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा फॉरेस्ट के ऊपर। इंडिया के अंदर वर्किंग प्लान्स वर अबेंडन एट दिस टाइम। जो काम था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लेके इस समय पे थोड़ा जो था वो रोक दिया गया था। और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट थे ना वो क्या कर रहे थे, ट्रीज को मतलब अनकंडीशनली काटे जा रहे थे ताकि वो ब्रिटिशर्स की वॉर नीड्स को फुलफिल किया जा सके। जावा के अंदर जस्ट बिफोर द जापानीज ऑक्युपाइड दिस द रीजन, जावा में पहले डच पीपल जो थे वो रूल कर रहे थे। अब डच को हरा दिया गया, वॉर हुआ। ठीक है, जावा के अंदर वॉर हुआ, डच को हराया गया और जापानीज ने उस रीजन को ऑक्युपाई कर लिया। और डच ने क्या फॉलो की, एक पॉलिसी फॉलो की जिसका नाम था स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी। अब ये क्या होती है, स्कॉच अर्थ पॉलिसी क्या होती है, मतलब देखिए जब क्या होता है, जब कोई एक एरिया मतलब जैसे अब डच था, ठीक है, ये जावा के अंदर रूल कर रहा था। अब जब डच हार गया और उसको ये जावा जो था वो छोड़ के जाना पड़ा, तो उसने क्या किया, जावा की जितनी भी
चीज़ें थी उसको तहस नहस कर दिया, ठीक है, ताकि जो ऑक्युपाइड जो भी करेगा उस रीजन को वो उन चीज़ों को इस्तेमाल ना कर सके, जैसे जो है यहाँ पे बताया हुआ है। अब जैसे क्या किया था, इस पॉलिसी को किसने, डच वालों ने फॉलो किया। उन्होंने क्या किया, 100 मिल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, यानी कि जहाँ पे लकड़ का कारखाना था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, ख़राब कर दिया। टीक लॉग्स को जो था, मतलब बड़े बहुत सारे जंगलों को जला दिया, ताकि जो है जापानी जो है वो उनके हाथ में कुछ भी ना लग सके। देन जापानीज जो थे उन्होंने एक्सप्लॉइट कर दिया फॉरेस्ट को रेकलेसली फॉर देयर ऑन वॉर इंडस्ट्री। जापानीज जो थे उन्होंने भी फॉरेस्ट को एक्सप्लॉइट किया ताकि वो अपने लिए वॉर इंडस्ट्रीज, यानी कि वॉर से रिलेटेड सामान वगैरह जो है वो बना सके। और वो क्या करते थे, विलेजेस को फोर्स करते थे ताकि वो क्या करें, फॉरेस्ट को काटें। बहुत सारे विलेजर्स जो थे उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ किया ताकि वो अपनी कल्टीवेशन को एक्सपैंड कर सके फॉरेस्ट के अंदर। वॉर के टाइम पे ये बहुत सारा डिफिकल्ट हो रहा था इंडोनेशियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए कि वो अपनी लैंड जो है वो वापस ले सके। एज इन इंडिया, जैसे इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग जो थे उनको ज़रूरत थी कि वो एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो ले सके, ताकि वो लोगों से मतलब जो ब्रिटिशर्स थे उनसे जो है, मतलब ब्रिटिशर्स को फोर्स किया जाता, ब्रिटिशर्स जो थे वो लोकल पीपल्स को फोर्स कर रहे थे। उसी तरह से डच पीपल जो थे वो भी लोकल पीपल्स को, वहाँ पे जावा के लोकल पीपल्स को फोर्स कर रहे थे और वो उनसे कन्फ्लिक्ट करते रहते थे और उनको बोलते थे कि वो उनके लिए काम करें, ठीक है। ये सब चीज़ें जो थी वॉर एंड डिफॉरेस्टेशन में हुई। अब न्यू डेवलपमेंट्स इन फॉरेस्ट्री के अंदर नई नई डेवलपमेंट जो थी वो देखने को मिली। 1980s के टाइम पे जो गवर्नमेंट थी एशिया और अफ्रीका के अक्रॉस, जो गवर्नमेंट थी उन्होंने जो था न्यू साइंटिफिक फॉरेस्ट्री को शुरू किया और इस पॉलिसी को एक्सेप्ट किया और बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स वगैरह जो थे, जो भी फॉरेस्ट के अंदर कन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे उनको रोकने की कोशिश की, ठीक है। फॉरेस्ट की कंजर्वेशन के लिए उन्होंने बहुत सारे मतलब बोल सकते हो सिस्टम वगैरह, जो पॉलिसीज़ वगैरह जो थी वो अपनाई, ठीक है, टिम्बर को कलेक्ट किया जा सके। और टिम्बर जो था, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट रादर देन कलेक्टिंग टिम्बर हैज़ बिकम अ मोर इंपॉर्टेंट गोल। अब क्या था, टिम्बर को ना कलेक्ट कर कर फॉरेस्ट की कंजर्वेशन, फॉरेस्ट को बचाया जाए, ये एक इंपॉर्टेंट गोल बन चुका था। जो गवर्नमेंट थी उसने रिकॉग्नाइज किया, उसने ये सोचा कि ये इस गोल को किस तरह से जो है वो अचीव किया जाएगा, तो वो लोग जो कि फॉरेस्ट के इर्द गिर्द रहते थे उनको इस चीज़ में इन्वॉल्व कर दिया गया, ठीक है, ताकि वो इस चीज़ को क्या कर सके, अचीव कर सके। चीज़ यहाँ पे क्या हो रहा था, नई जो डेवलपमेंट थी फॉरेस्ट्री के अंदर वो क्या देखी जा रही थी, अब टिम्बर, लकड़ी को काटा नहीं जा रहा था, अब जंगलों को बचाया जा रहा था, ठीक है। ये कौन कर रहा था, ये गवर्नमेंट कर रही थी। देन उसके बाद बहुत सारे केसेस में इंडिया के अक्रॉस अगर आप बात करेंगे, मिजोरम से लेके केरला तक बहुत डेंस फॉरेस्ट थे और वहाँ पे विलेजर्स जो थे वो क्या कर रहे थे, उन जंगलों को बचा रहे थे, प्रोटेक्ट कर रहे थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि ये जंगल जो है ये बहुत ही पवित्र है, ठीक है। जैसे कि सारनाथ हो गया, देवर कुद्दू हो गया, कन हो गया, राई हो गया, एक्स्ट्रा, ये कुछ इंपॉर्टेंट सैक्रेड ग्रुप्स थे, मतलब बहुत ही पवित्र जानी मानी चीज़ें थी जो कि विलेजेस जो थे इनको प्रोटेक्ट करना की कोशिश कर रहे थे। कुछ विलेजेस में पेट्रोलिंग की जाती थी फॉरेस्ट के अंदर और वहाँ पे जो था, जैसे फॉरेस्ट गार्ड्स होते हैं ना, वो क्या करते थे, कुछ फॉरेस्ट गार्ड जो थे उनको रखा जाता था, हायर किया जाता था ताकि वो फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन करें, लेकिन कुछ फॉरेस्ट गार्ड जो थे वो क्या करते थे, खुद मिलकर ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर वो जंगल कटवा देते थे। तो फिर जो विलेजर्स थे वो खुद ही वहाँ पे फॉरेस्ट के अंदर पेट्रोलिंग करते थे, जाते थे और उसकी क्या करते थे, निगरानी रखते थे। लोकल फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ जो थी और इन्वायरमेंटलिस्ट जो थे, अगर हम आज की बात करें तो वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स जो है वो बना रही हैं फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए, ताकि फॉरेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखा जा सके। तो ये था आपका बच्चे आज का टॉपिक। यहाँ पे आपका ये यूनिट कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। जिसको कोई डाउट होगा या कुछ समझ नहीं आया होगा वो मुझे पूछ सकता है, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।